हेलो स्टूडेंट्स। आज एक रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर प्योर रोलिंग तो होगा ही होगा और साथ ही साथ कुछ स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है इज बेस्ड ऑन प्योर रोलिंग कॉन्सेप्ट। प्योर रोलिंग। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्लैंक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस ओवर विच सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m। ये सिलेंडर है बच्चों और and radius is r. Now is the plank is the pull toward the right with an external force F. If the cylinder does not slip over the surface of the plank, find the linear acceleration of the plank and the cylinder of the angular acceleration of the cylinder. Okay. मतलब ये कह रहा है कि ऐसा मतलब हमने प्लैंक बना लिया है और ये सिलेंडर है और उस पे F इतना फोर्स लगा है कि उसके ऊपर वो स्लिपिंग ना करे, रोल करे। मतलब कुछ क्या कहना चाह रहा है, एक बार आपके सामने से वो सारे स्टेप्स बनाते हुए दिखा दे रहे हैं कि ऐसा कुछ प्लैंक है बच्चों, इस तरह का। और ये ऐसे स्मूथ सरफेस पे ऐसा रखा हुआ है और इसके ऊपर छोटा सा एक हमारा सिलेंडर है जो कि एक छोटा सा ऐसा सिलेंडर है। इसका सेंटर है और मास उसका एम है। तो कह रहे हैं कि इसको हम प्लैंक का मास जो कैपिटल एम है इस पर हम लोअर पे उसको पुल कर रहे हैं या फोर्स एफ लगा रहे हैं। तो उसके चलते क्या होगा कि प्योर रोलिंग होना चाहिए। तो प्योर रोलिंग के लिए आपको पता है कि यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन भी होगा और क्वेश्चन में हमें गिवन है तो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब उसका हमें देखना होगा कि फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसको अगर सपोज यहाँ से फोर्स एफ लगाया तो इसके चलते इसको मतलब प्योर रोलिंग होना है। तो सपोज कर लेते हैं कि ऐसा घूम रहा हो। आप चाहे जैसे मर्जी ले लीजिए, आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपना इस तरह से ही ले लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये प्योर रोल हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा जो कि वो पूछा हुआ है। अच्छा, मान लेते हैं कि हम फोर्स एफ लगाते हैं तो जिसके चलते ये जो प्लैंक है ए वन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। यही होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसके चलते एक्सेलरेशन होगा अगर वो मूव कर रहा है। तो सिंस वो स्मूथ है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोअर प्लैंक के। तो अगर एफ फोर्स लगाते हैं तो ए वन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसके चलते ये जो कांटेक्ट में होगा यहाँ पर जो सफिशिएंट फ्रिक्शन दे रहा होगा वो भी घूम रहा होगा। तो उस पे क्या हो रहा होगा यहाँ पर हलचल। तो यहाँ पर अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसको जूम करके सोचिए ऐसा कि ये सपोज कि अगर ऐसा घूम रहा है तो इसको घुमाने वाला तो कोई फोर्स होगा ना। तो घुमाने वाला यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन एफ होगा। तो बदले में इस पे प्लैंक पे अगर प्लैंक को ऐसा अगर विजुलाइज करके आप देख पाइए, यहाँ पर अगर प्लैंक एक कांटेक्ट में रहता तो प्लैंक पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा जो प्लैंक है ये। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम दो अलग अलग हिस्सों में इसको तोड़ दें कि हुआ क्या उसके चलते, कि सबसे पहले तो ये जो आपका प्लैंक था इस पे फोर्स एफ लग रहा है। इसके चलते सपोज ए वन एक्सेलरेशन हो रहा है और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स उसको रिटार्ड कर रहा होगा ये एफ ऐसा। तो एक बात तो ये हुआ होगा। दूसरा कि ये जो छोटा जो सिलेंडर है तो ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके चलते इसको फ्रिक्शन इसको इधर खींच रहा होगा। ठीक। अच्छा, इसमें एक मास एम है और ये बॉडी ये जो सिलेंडर है वो प्लैंक के ऊपर बैठा हुआ है। तो सपोज एफ फोर्स लगने के चलते ए वन एक्सेलरेशन होगा तो मस्ट भी इस पे भी तो कोई फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो स्यूडो फोर्स क्या होगा कि सपोज कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर एक ए वन एक्सेलरेशन से जा रहा है या उसका फ्रेम ही अलग है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर मस्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में ए टू ए वन एक्सेलरेशन से इधर फोर्स लगेगा। जितना भी उसका मास होगा एम टाइम्स ए वन हो जाएगा। तो स्यूडो फोर्स का ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जो भी कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है या कोई ऑब्जेक्ट ए वन से एक्सेलरेट कर रहा है मतलब उसके ऊपर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कार है, कार आपका जा रहा है तो अब जो भी साइड में है बिल्डिंग्स पोल और वो सब वो तो मूव करते नहीं है लेकिन हमें मूव करते हुए दिखाई पड़ता है। तो हम ए वन एक्सेलरेशन से जाते हैं तो स्यूडो फोर्स उसको पीछे की तरफ काउंटर मतलब उसी से चला जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट से मतलब स्यूडो फोर्स का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ए वन से अगर ये जा रहा है तो इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा ए एम ए वन, साथ साथ फ्रिक्शन लग रहा होगा। एक बात तो ये हुआ। दूसरा कि एक अब एक इसमें और एजम्पशन लगेगा कि सपोज
सेम टाइम ये जो इसका सेंटर ऑफ मास को पकड़िए, तो ये वाला भी प्योर रोलिंग अगर हो रहा होगा, मतलब कि अल्फा आर अगर इसको कह दे, तो इसका एक्सेलरेशन सपोज ए टू होगा अपना, वो भी तो मूव कर रहा होगा। तो किसके विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब यहां से करने के लिए जो प्लैंक के ऊपर किसी को अगर उसी फ्रेम में अगर रख ले, तो उस फ्रेम के रेफरेंस में ए टू एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर ए टू जो एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, मतलब जो इसमें इस सिलेंडर में जो मूवमेंट उसका अपना सेंटर ऑफ मास, उसका जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कर लिया, मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन बनाने में हम हमें आसानी होगा। बाहर की तरफ से भी कर सकते हैं, तो उसके चलते अब एक्सेलरेशन उसका दूसरा कुछ लेना होगा और जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको आसान करने के लिए उसी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको एज्यूम कर लिए। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास, मतलब पूछा इसमें क्या क्या बात था, इसमें यही लास्ट में कहा था ना कि इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैंक फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड द सिलेंडर। तो हमें एक तरह से ए वन निकालना है, ए टू निकालना है, और फाइनली जो सिलेंडर का मास होगा, क्योंकि ए टू विथ रिस्पेक्ट टू ए वन है, तो जो फाइनल ए नेट ऑफ द या सिलेंडर यहाँ पे लिख दूं ए टू माइनस ए वन, अपने को जानने के लिए कि बाद में अगर ए टू ए वन आएगा तो हो जाएगा। तो सिलेंडर का एक्सेलरेशन ये होगा, और प्लैंक का एक्सेलरेशन तो ए वन तो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो स्मूथ है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो आसान है क्योंकि ए टू एक बार हमें मिल जाएगा, तो ए टू इक्वल टू एल्फा इंटू आर, तो वहां से हमें अल्फा मिल जाएगा। तो अब इक्वेशन लिखने की बारी है। तो इसमें अननोन कितने बच्चों, तीन अननोन है। एक क्या है, एक तो आपका जो ए वन एक्सेलरेशन है, दूसरा ए टू एक्सेलरेशन है, और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है या वगैरह वगैरह, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर बात करें, इस प्लैंक के लिए, प्लैंक, तो प्लैंक पे फोर्स किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में ऐसा। फ्रिक्शन फोर्स इसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा होगा, उसका मास कितना है m इंटू ए वन। तो इक्वेशन नंबर वन कर ले। दूसरा, मतलब पहले तो लॉज ऑफ मोशन से जो नॉर्मल फोर्स हमें दिख रहा है उसको उसके के लिए। दूसरा, कि अगर हम इस पे सिलेंडर की बात करें, तो एक जो स्यूडो फोर्स एम ए वन लग रहा होगा इसको लेफ्ट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स उसको हेल्प कर रहा होगा घुमाने में। और उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा ए टू, जो हमने मान रखा है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ओ की, मतलब ये चीज, यही यहाँ पर खास बात इसका है। तो फॉर सिलेंडर के लिए अगर देखें, तो यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, इसका डायरेक्शन एक बार देख लीजिए, एम ए वन इस लेफ्ट साइड में है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एम ए वन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू स्मॉल ए टू, तो इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। तीसरा, कि वो तीसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो वो प्योर रोलिंग हो रहा है तो वो हमारा वहां से हेल्प होगा। क्यों, कैसे, कि वो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको घुमाने में हेल्प कर रहा है। तो हम जैसे जानते हैं ना कि टॉर्क अगर इसमें अगर ले ले इसके अबाउट ओ जहां से वो घूम रहा होगा, तो टॉर्क कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो यहाँ पे जो एक दूसरे को, एक्सटर्नल फोर्स क्या, फ्रिक्शन है, तो वो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन ही लग रहा होगा जिसके चलते वो घूम रहा है। तो एफ इंटू आर, जो फ्रिक्शन के चलते जो टॉर्क लग रहा है उसके चलते घूम रहा है, तो आई अल्फा, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। तो तीसरा इक्वेशन आप यहां से लगा दीजिए, एफ आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा टॉर्क के लिए। तो तीसरा इक्वेशन अगर लिखें, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर इंटू आई इंटू अल्फा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि उसका हम सिलेंडर के लिए जानते हैं। तो थर्ड इक्वेशन, तो अभी इसका वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का जान प्राण या हार्ट जो भी कहिए उसका यही है, तीन करने के लिए। पहला वाला लॉस ऑफ मोशन, दूसरा वाला लॉस ऑफ मोशन, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तीसरा जो इक्वेशन आया हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स से, तो इन तीन इक्वेशन के हेल्प से हमें ए वन, ए टू और फ्रिक्शन फटाफट आ जाएगा। और तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, बाकी का काम अलजेब्रा है। यहां तक आपका फिजिक्स था, इसके बाद आपका मैथ के लिए जाएंगे। तो देखिए, यहां से एफ आर इक्वल टू आई अल्फा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सॉलिड डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर ओवर टू, ये होता ही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां से अगर आप करेंगे, उस सिलेंडर का मास स्मॉल एम था तो इसीलिए स्मॉल एम, आर स्क्वायर ओवर टू, और ए वाला आर इधर से आ जाएगा, और अल्फा के जगह पर जैसे प्योर रोलिंग हम जानते ही हैं, ए टू बाई आर जो हमने जूम किया था, यहां से देख लीजिए, एक बार विजुलाइज कर लीजिए, ये बात कर रहे हैं।
A2 इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो ये मिल गया। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम इंटू A2/2। तो ये फ्रिक्शन आ गया, जो कि थर्ड इक्वेशन था, सिंप्लीफाई होकर। अब आप उसको जैसे मर्जी हो वैसे यूज कर लीजिए। ये तीनों इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। तो मैं अगर सेकंड और थर्ड को, मतलब ये थर्ड वाला ही रीराइट करके ऐसा लिखा हुआ है, उसका केवल वैल्यू पुट करके। तो मैं आपको यहां से दिखाऊं कि मान लीजिए कि M A1 है और फ्रिक्शनल फोर्स MA2/2 है, इक्वल टू MA2 है। तो MA1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, सिंपल। इस साइड से इस साइड गया, एम से एम कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला यहां से, A1 इक्वल टू 3/2 A2। ठीक। तो ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को याद करें, हमें ऐसे तो A1 A2 में ज्यादा इंटरेस्ट है निकालने के लिए। तो उसमें अगर एफ का वैल्यू चाहे तो आप, जैसे फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू MA2/2 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स M/2। अगर A1 के टर्म में लिखना हो फ्रिक्शन फोर्स, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 A2। तो सिंपल है ना, क्योंकि A2 इक्वल टू 2/3, 2/3 A2 नहीं, 2/3 A1 हो जाएगा। ठीक, A2 की जगह पर 2/3 A1, इसमें वैल्यू पुट कर दिया यहां से हम। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से MA1/3। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो अब जैसे मर्जी उसको ऐसा यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में उठाकर पुट कर देते थे, वहां से ही सारा कुछ हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, ये है हमारा एफ, कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल MA1, ये है। तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स A1 के टर्म में भी लेकर आ गए हैं। तो मैंने कहा था कि इसके बाद एलजेब्रा है। आप एलजेब्रा में कितना मैथमेटिकली कितना उसको सॉल्व कर पाते हैं फटाफट, बस वही यहाँ पर चेक, उसके बाद के स्टेप्स में ही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू, यहां से जब करेंगे MA1 प्लस स्मॉल MA1/3, ऐसा। तो बाकी का एक स्टेप और लीजिए, MA1, 3MA1 या MA1/3, ऐसा होगा। तो यहाँ से A1 का जो वैल्यू आएगा, A1 आप कॉमन लेकर इधर से फटाक से लिख सकते हैं, 3F, 3 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो A1 आ गया। ठीक है। और एक बार A1 आ गया तो A2 भी दूर नहीं है, क्योंकि वहां से हमने देखा था कि A2 इक्वल टू, जैसे ये था ना इक्वेशन, A1 इक्वल टू 3/2 A2। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 A1। तो A2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, इसमें 2/3 इंटू 3F/3M, 3 कैपिटल M है, स्मॉल है, 3 कैंसिल हो गया। तो अब इसको देखिए, A2 इक्वल टू 2 कैपिटल M अपॉन 3M प्लस स्मॉल m। तो ये हमारा A1 आ गया, A2 आ गया। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, 3M प्लस M है। यहाँ 2F है और यहाँ पर 3F है। A1 था प्लैंक पे, याद आपको होगा। यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, कि F इसके A1 एक्सेलरेशन प्लैंक का था और A2 आपका पीछे उसके लिए था। तो अब इसलिए यहाँ पर कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, क्या A1 इज ग्रेटर देन A2, या प्लैंक विल बी द, मतलब A1 A2 तो हमने माना है, क्वेश्चन का हिस्सा तो है नहीं। उसमें ये कह सकता है कि प्लैंक विल द एक्सेलरेट मोर फास्टली देन द दैट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो एक ऑप्शन ए बन गया, A1 A2 का मैग्नीट्यूड ए था। हाँ, मैंने आपको कहा था कि अगर जहां तक A1 का सवाल है, A1 तो हमारा फिक्स है, A1 का वैल्यू इज 3F/3 कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ गया, ये था। और मैंने कहा, उसमें पूछा था कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का क्या, अभी A2 का जो वैल्यू है वो विथ रिस्पेक्ट टू A1 है। तो एक्चुअल में उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2, विथ रिस्पेक्ट टू ए था ना। तो यहां से इसका वैल्यू अगर रखेंगे, 3F/3M प्लस स्मॉल m, एक कैपिटल M है, माइनस 2F/3M प्लस स्मॉल m। तो एक्चुअल में और वो कम चल रहा है, F अपॉन, मतलब 3 - 2 सिंपली करना है, स्मॉल m। तो ये हमारा आ गया। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द दिस सिलेंडर। अच्छा, उसमें एक और बोला था कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर तो प्योर रोलिंग के लिए ऐसा था, और ये ऐसे हमने माना था। तो इसके लिए
A2 इक्वल टू एल्फा इंटू आर। तो एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? A2/R। तो A2 हमारा सामने दिख रहा था कि 2F था, अपॉन 3M/M बाई R। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये एकदम आइडियल क्वेश्चन है, ये आपका फंडा क्लियर करने के लिए ये इसका बेस्ट क्वेश्चन होगा। कि मतलब इसमें सारे कुछ आ गए ना, इसमें आपको जैसे प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, सीडो फोर्स का भी आ गया। इसमें और भी कलाकारी वो कर सकते थे, मतलब टाइम बाउंड कर दे कि बताइए कि एक रिवॉल्यूशन, दो रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगेगा, या T = 3 सेकेंड 4 सेकेंड में उसमें कितना रोटेशन पॉसिबल होगा, वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये बेसिक था। तो इसीलिए इसको, इसका इतना बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो बाकी का तो आप डायनेमिक काइनेमेटिक्स में जाकर जो भी तीन इक्वेशन के हेल्प से बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो किसी और क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।